आज के एपिसोड में हम एस्ट्रोलॉजर कृतिका माथुर से एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष विद्या को आसान भाषा में समझेंगे। जानेंगे कि हमारे कर्म किस तरह से हमारी किस्मत पर असर डालते हैं और क्या हम एस्ट्रोलॉजी की मदद से अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। आज के एपिसोड में हमने काला जादू, ब्लैक मैजिक के बारे में भी बात करी है। उन्होंने बताया है कि राहु और केतु कैसे हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो आपको भारतीय ज्योतिष के अनुसार क्या करना चाहिए और क्यों शादी के पहले लड़की और लड़की की कुंडली मिलाई जाती है। इस एपिसोड को पूरा एंड तक सुनिए एस्ट्रोलॉजी को डीप में जानने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मृदु सचान शो। कृतिका माथुर मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू सो मच। आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके शो पर आ सकूं, अपनी बात रख सकूं, और आपने मुझे इनवाइट किया, मुझे बुलाया और मुझे टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड एस्ट्रोलॉजी के ऊपर हम यहाँ पे बात करने के लिए आए हैं, जो कि एक हिडन टॉपिक है, और लेकिन ऐसा भी टॉपिक है जिसके लिए बहुत सारी मिथ वगैरह क्रिएट कर दी गई हैं, तो यहाँ पे इसको क्लियर करने की भी ज़रूरत है। तो इसीलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में, सही वैदिक एस्ट्रोलॉजी और सही चीज़ जानना आज की डेट में बहुत इम्पॉर्टेंट भी हो गया है। तो आई एम थैंकफुल कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि यहाँ पे हम आके बात इस बारे में कर सकें। तो मैम, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपकी शुरुआत कैसे हुई एस्ट्रोलॉजर बनने की। अपने इस सफर के बारे में बताइए। वो ऐसा कहते हैं ना कि कोई चीज़ अगर स्पेशल इवेंट होता है तो वो कब शुरू हुई एग्जैक्टली पता नहीं चलती है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी मेरी लाइफ में कुछ ऐसे ही आया। बचपन से मुझे इंटरेस्ट था हॉरोस्कोप्स पढ़ने में, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, और ज़्यादा इसके बारे में पढ़ा, बुक्स, ब्लॉग्स, आर्टिकल से तो और ज़्यादा सीखा। और तब पता चला ये न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स की जो चीज़ें हैं, हॉरोस्कोप्स हैं, ये एकदम एब्सोल्यूट ट्रैश हैं। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये ज़ोडिएक साइंस पे बेस्ड होती हैं, एक कोई नंबर पे बेस्ड होती है। ऐसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करता। ये बहुत ही डिटेल्ड साइंस है। इसके अंदर हम पूरी कुंडली का अध्ययन करते हैं, बल्कि एक नहीं अनेक चार्ट्स होते हैं जिन्हें हम इसमें पढ़ते हैं। तो धीरे धीरे और सीखा। वंस अ स्टूडेंट ऑलवेज अ स्टूडेंट, वंस एन एस्ट्रोलॉजर ऑलवेज एन एस्ट्रोलॉजर। आज भी सीख ही रहे हैं, आज भी पढ़ ही रहे हैं। करीब 10-12 साल हो गए मुझे इसको प्रैक्टिस करते हुए एज अ प्रोफेशन, और अभी भी मुझ में उतना ही इंटरेस्ट है और सीखने का। और क्योंकि ये ऐसी जर्नी है जो हमेशा चलती ही जाती है, और बोलते हैं कि एक लाइफ में तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, तो डेफिनेटली ये पास्ट लाइफ से ही आ रही है और होपफुली अगली लाइफ तक भी जाएगी। बहुत सीखा, बहुत और सीखना है, और बेस्ट पार्ट ये है कि इससे हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। और लोगों को बहुत दुख है आजकल, जिसमें न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, लाइफ कोचिंग, वास्तुशास्त्र, ये सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिस करती हूँ, और जितना हो सके लोगों की हेल्प करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। ओके, तो जो लोग इस पॉडकास्ट को सुनने वाले हैं उनको आसान भाषा में बताइए कि एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष विद्या क्या है, इसमें होता क्या है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में तो वैदिक और वेस्टर्न दोनों आता है, लेकिन हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं इंडिया में। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम कुंडली को पढ़ते हैं। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ रिकॉर्ड कर लिया जाता है। उसके अनुसार बनती है उसकी कुंडली, और उस कुंडली को पढ़ने का जो तरीका है उसको ज्योतिष कहते हैं। और इसकी शुरुआत ये होती है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो ईस्टर्न होराइजन में प्लैनेट जो राइज करता है, या जो ज़ोडिएक साइन उस टाइम पे राइज करता है ईस्ट होराइजन से, वो बन जाता है इस कुंडली का लगन, जो कि फर्स्ट हाउस होता है। तो इस तरह से कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, और ज़ोडिएक साइंस होते हैं 12, और उन्हीं को पढ़ने के तरीके को ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। इससे हम लोगों के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों के बारे में पता लगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। और बेसिकली कुंडली को जब हम बनाते हैं तो उसमें 12 घर होते हैं, 12 ज़ोडिएक साइंस हैं, हर घर में एक ज़ोडिएक साइन है और 9 ग्रह हैं। तो साधारण सी बात है कि क्योंकि घर 12 हैं और ग्रह सिर्फ 9 हैं, तो हर घर में तो कोई ग्रह बैठा नहीं होगा, कुछ घर खाली भी होंगे। तो ये 9 ग्रह इस घर में है, जिस ज़ोडिएक साइन में, और जो ग्रह, ये 3 चीजों को मिला के एक प्रेडिक्शन बनती है बेसिकली। वैसे तो ज़ोडिएक साइन के बिहाइंड द सीन्स नक्षत्र भी काम करते हैं, तो वो थोड़ा और डिटेल्ड हो जाता है, और सारे भी चार्ट्स होते हैं,
तो और ज्यादा डिटेल हो जाता है, लेकिन साधारण तौर पे ये है कि इजी वे में अगर हम समझें तो जब इंसान का बर्थ हुआ, जो ईस्ट होराइजन में ज़ोडिएक साइन राइज हुआ, दैट बिकम्स द असेंडेंट, जिसको हम लगन कहते हैं, असेंडेंट कहते हैं, जो कि कुंडली का पहला भाव होता है और जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके बेसिस पे फिर पूरी कुंडली बनती है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई बच्चा पैदा हुआ, अगर ईस्ट होराइजन में एरीज राइज हुआ है तो एरीज बन जाता है उसका लगन या असेंडेंट, और उसके बाद फिर नंबर शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट हाउस पे 1 लिखा हुआ आ जाएगा, सेकंड हाउस पे 2 लिखा आ जाएगा, थर्ड हाउस पे 3 लिखा आ जाएगा, फोर्थ पे 4th, फिफ्थ पे 5th, इस तरह से 12 हाउसेस में 12 नंबर्स आ जाएंगे। इसी तरह से कोई अगर टॉरस होराइजन में पैदा हुआ है तो 2 नंबर, पहला घर मतलब 2 नंबर लिखा होगा, दूसरा घर मतलब 3 नंबर लिखा होगा, 2, 3, 4, 5, 6 करके वो भी 12 तक चलेगा। लेकिन उसका जो 12th हाउस होगा उसमें नंबर 1 लिखा होगा, क्योंकि वो 2 से शुरू हो रहा है। इस तरीके से कुंडली बनाई जाती है, उसको पढ़ा जाता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब कोई डॉक्टर है, वो कार्डियोलॉजिस्ट ईसीजी पढ़ता है, तो ईसीजी एग्जिस्ट तो करता है लेकिन हमें समझ में नहीं आता है ना, वो तो सिर्फ डॉक्टर पढ़ता है, उसको आता है। इसी तरह से वैदिक एस्ट्रोलॉजी सबको नहीं आती है, सिर्फ एस्ट्रोलॉजर्स को आती है। तो इस तरह से वो चार्ट को कैसे पढ़ना है वो एस्ट्रोलॉजर पढ़ के हमें देता है, जिसमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के प्रेडिक्शंस किए जाते हैं, रेमेडीज निकाली जाती हैं, क्या कर्म हम लेके आए हैं, आगे हमें क्या करना है, हम प्रॉब्लम में क्यों फंसे हुए हैं, ये सारी चीजें हम कुंडली से देख सकते हैं। तो यूजुअली कंसल्टेशन के अंदर कार्मिक डेट में डिस्कस करती हूँ, जिसका मतलब होता है कि पहले जन्म से आपने ऐसे क्या गलत काम किए, या इस जन्म में भी आप क्या गलत काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आप ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, कैसे इनको सॉल्व किया जा सकता है, और फिर आगे क्या प्रेडिक्शंस हो सकती हैं, क्या सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या हैं। क्योंकि बहुत सारी भ्रांति फैलाई जाती है एस्ट्रोलॉजी को लेकर कि ये कोई ऐसे काला जादू है, ये है, वो है, ऐसा कुछ नहीं होता है। साइंस चीज है और साइंस की तरह से इसको हमेशा से देखना चाहिए, क्योंकि ये उतनी ही प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, कैलकुलेटिव होती है जितनी की कोई भी और साइंस होती है। ओके मैम, तो अब बताइए कि कर्म और किस्मत के बीच क्या रिलेशन होता है? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कि कर्म क्या है, डेस्टिनी क्या है, इनके बीच का कोरिलेशन क्या है, किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं ये मानती हूँ कि एज एन एस्ट्रोलॉजर हमने ये पढ़ा होता है, सीखा होता है कि डेस्टिनी ही सब कुछ। हम एक डेस्टिनी लेके पैदा हुए हैं। जब हमारा बर्थ हुआ था तब ऑलरेडी कुंडली बनी हुई थी, उसके अंदर ग्रह ऑलरेडी बैठे हुए हैं, कुंडली बनी हुई है, फ्यूचर क्या होगा ऑलरेडी निर्धारित है, कहाँ से हम आ रहे हैं पास्ट वो भी निर्धारित, ऑलरेडी सब कुछ तय है। तो ऐसे में होता है कि समझना इंपॉर्टेंट ये है कि सारी चीजें ऑलरेडी डेस्टिन्ड हैं, किसी चीज को बदला नहीं जा सकता है। उस लाइफ के बारे में हम जान जरूर सकते हैं, उसके बारे में हम पहचान सकते हैं कि भाई क्या होने वाला है, क्योंकि हमें उस इवेंट के लिए तैयार है। एस्ट्रोलॉजी हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब कहीं बारिश हो रही है, बारिश में हम छाते को यूज करते हैं, बारिश को नहीं रोकते हैं, लेकिन छाता हमारे लिए ऐसा एक टूल बन जाता है जो हमें बारिश से प्रोटेक्ट करता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र इसी तरीके से काम करता है। अब सवाल ये आता है, जब सब चीज डेस्टिनी है तो फिर हम क्यों मेहनत करें, हम क्यों अपने कर्म करें? कर्मों से हम चीजों को ऑल्टर कर सकते। अगर आपकी कुंडली पे लिखा है कि इस समय पे आपको कोई गाड़ी मिलने वाली है, तो वो कैसी गाड़ी हो, कौन सी गाड़ी हो, कितना बड़ा ब्रांड होगा, वो आपके कर्म डिसाइड करें। यानी कि आपके कर्मों से हम इंटेंसिटी को चेंज कर सकते हैं उन चीजों की जो ऑलरेडी होने वाला है, प्लस आप प्रिपेयर हो जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में ये बता देगा कोई, ऑलरेडी आपको ये चीज पता है, कुंडली का फायदा क्या है, नॉलेज, आपको पता रहता है, आपको अवेयरनेस रहती है कि भाई ऐसा होने वाला है। आपको ऑलरेडी किसी ने बता दिया कि इस समय पे आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, ऐसे आसार नजर आते हैं, तब आप ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएंगे। अपना लाइफ इंश्योरेंस करा लीजिए, अपनी मेडिसिन टाइम पे लेना शुरू कर लीजिए, अपने चेकअप्स करवाना शुरू कर दीजिए। ये कोई डराने की चीज नहीं है, ये आपको प्रिपेयर करता है। और अगर आपने पहले से मेडिकल चेकअप्स करवा लिए, आपको पता चल गया कि आपको क्या बीमारी है, तो आप उस चीज के लिए ऑलरेडी तैयार हो जाएंगे। फिर वो चीज आपको उतना दुख नहीं पहुंचा पाएगी जो एक सडन
सडननेस आपको दे सकती थी। कभी कभी हमें झटका ही बहुत बड़ा लग जाता है कि अच्छा हमें ये हो गया। अगर पहले ही पता चल जाएगा कि ये होने वाला है तो आप उसके लिए ऑलरेडी तैयारियां कर ही लेंगे, प्लानिंग हम कर लेंगे, तैयारियां हम कर लेंगे। तो डेस्टिनी तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती ही है, लेकिन आपके कर्म जो चीज होने वाली है उनको ऑल्टर जरूर करता है और आप प्लान कर पाते हैं एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कि जो चीज होने वाली है उसके लिए आप तैयार भी रहें, उसके लिए आप प्लानिंग भी करें, उसके लिए आप पूरी तरीके से जैसे गियर्ड अप बोलते ना, यू कैन गियर अप फॉर द इवेंट दैट इज कमिंग अप। डेस्टिनी तो इतनी बड़ी है कि भगवान देवता भी उससे बच नहीं। जब शिव जी को पता था कि सती नहीं रह पाएंगी, सती की डेथ हो जाएगी, तो शिव जी ने क्यों नहीं आके उन्हें बचाया? तो इतनी पावर है, सबसे ज्यादा पावरफुल है वो महादेव, महाकाल है, काल से ही आ रहे हैं, लेकिन वो डेस्टिनी को नहीं बदल सकते। अगर ये लिखा हुआ है कि सती की डेथ होनी है, उन्हें जाना है, ऐसा ऐसा एक इवेंट होगा, यज्ञ होगा, उसमें सती नहीं रहेंगी, आत्मदाह कर लेंगे, ये सब हो रहा ऑलरेडी है, वो नहीं रोक पाए क्योंकि वो नहीं रोकना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो रोक नहीं सकते, महाकाल है, वो काल से आ गए, लेकिन वो नहीं रोकना चाहते, ऐसा नहीं करना चाहिए। हस्तक्षेप बीच में डेस्टिनी के नहीं करना चाहिए, डेस्टिनी में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, जो लिखा है उस आराम से होने देना चाहिए, उसे कोई रोक नहीं सकता है और उसको रोकना चाहिए भी नहीं। और राम वो भी विष्णु के अवतार हैं, तो उन्हें भी पता था कि वनवास जाना होगा, 14 साल हमें काटने पड़ेंगे ऐसे जंगलों में, वनवास में, घर से दूर, फैमिली से दूर। उन्होंने तो इस चीज को नहीं रोका, चाहते तो रोक सकते थे, नहीं रोका। डेस्टिनी ऑलरेडी है, जब भगवान के लिए है, देवताओं के लिए, तो हम तो साधारण से मनुष्य, हम उससे कहाँ से बचे बात। तो डेस्टिनी को कोई चेंज नहीं कर सकता। कर्म आप जरूर अच्छे करती रहिए, क्योंकि कर्मों से ये लाइफ और नेक्स्ट लाइफ दोनों बेटर होते हैं। तो कर्मों से आपका जो पुण्य होता है वो आप अपने कर्मों से ही कमाते हैं। कुंडली में भी ये देख सकते हैं कि आप कितना पुण्य लेके आए हैं, कितना पुण्य आप लेके जाएंगे, क्या आप इस जन्म में कर रहे हैं, क्या आप अगले जन्म में लेके जाए, ये सारी चीजें कुंडली में देख सकते हैं। तो इसका मतलब तो कर्म आपके हाथ में है। और कुंडली में फ्री विल का भी स्थान होता है। कुछ चीजें होती है जो ऑलरेडी रेस्ट्रिक्ट होती है, कुछ चीजें होती है जो फ्री विल होती है। 3 तरह के कर्म होते हैं, चाहे संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म होते हैं। तो वो जो कर्म होते हैं वो ऑलरेडी डेस्टिन्ड होते हैं। प्रारब्ध कर्म को कोई चेंज नहीं कर सकता। संचित कर्म होते हैं जो सारे टोटल कर्म होते हैं, इस जितने पूरी लाइफ जो आपने ली है सबके टोटल कर्म है संचित कर्म। उसमें से कुछ कर्म लेके फिर हम इस लाइफ में आते हैं। उनमें से भी कुछ कर्म ऐसे हैं जो डेस्टिन्ड है, बिल्कुल ही डेस्टिन्ड है, जो कि आपको भोगने ही पड़ेंगे, उसमें से आप बच नहीं सकते। कुछ होते हैं जो कि आप फ्री विल से चेंज कर सकते हैं। फ्री विल आपके हाथ में होती है, तो 100% फ्री विल या 100% डेस्टिनी है। कुंडली के अंदर ये देखा जा सकता है कि ऐसे कौन से कर्म हैं जो आपको भोगने ही पड़ेंगे और ऐसी क्या चीजें जिनमें आप बदलाव कर सकते हैं। डेफिनेटली वैदिक एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र को एक गाइडेंस के रूप में ज्यादा और प्रिडिक्शन के रूप में कम लेना, क्योंकि जब हम गाइडेंस के रूप में एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं तब हम डेफिनेटली कुछ चीजें अपने साइड से कर सकते हैं चीजों को बेटर करने। कैसे हम गाइडेंस ले सकते हैं कि जो हमारे प्लैनेट हमें करने को बोल रहे हैं कुंडली ज्ञान, वो हम अपने आप करते। अब अपने आप जो बुरे इफेक्ट आने वाले हैं उस प्लैनेट के थ्रू वो कम। सपोज कोई प्लैनेट आपको बोल रहा है कि इस टाइम पे आपके बहुत खर्चे होने वाले, ये लिखा हुआ है कुंडली में। अब आप क्या कर सकते हैं? खर्चे तो होने ही वाले हैं, उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, डेस्टिन्ड है वो। आप क्या कर सकते हैं कि अपने आप जाके आप कुछ डोनेशन कर दीजिए, अपने आप पैसा जाके आप कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा खर्च कर दीजिए। जो नीडी है, गरीब है, जिन्हें जरूरत है पैसों की, उनकी सेवा, उनकी मदद कर दीजिए। थोड़े पैसे मंदिर में दान करके आ जाइए, कोई इंसान को खाना खिला दीजिए, किसी भूखे की मदद सेवा कर दीजिए, गरीब की हेल्प कर दीजिए, बस। तो उससे क्या हुआ? कुंडली में लिखा था कि पैसा खर्च होगा, आपने जाके ऑलरेडी पैसा खर्च कर दिया डोनेशन देके। अब क्या होगा? फालतू जगह में आपका पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि प्लैनेट्स को समझ में आ गया, कुंडली को समझ में आ गया कि हाँ, इस इंसान ने मेरे जो सिग्नल था उसको समझ लिया, मुझे जान लिया, मुझे क्या चाहिए इस समय पे मुझे दे दिया। अब जबरदस्ती मुझे उससे वो चीजें निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आप डोनेशन नहीं करते, अगर आप खुद पैसे जाके नहीं देते,
तो किसी चीटिंग से, चोरी से आपके पैसे वैसे भी छिन जाते, क्योंकि उस टाइम पे पैसे आपके हाथ से जाने थे। लेकिन क्योंकि आपने डोनेशन कर दिए, अब आपके हाथ से जबरदस्ती पैसा नहीं जाएगा, आपकी विलिंगनेस से जाएगा, क्योंकि आपने वो समझ लिया जो कुंडली में था, आपने ग्रहों को वो दे दिया जो उन्हें उस टाइम पे चाहिए था आपसे। ऑलराइट, तो क्या हम एस्ट्रोलॉजी की मदद से अपने आने वाले कल को बदल सकते हैं? क्या हम एस्ट्रोलॉजी से अपने कल को चेंज कर सकते हैं? इसका सिंपल सा उत्तर मैं एक स्टोरी से देना चाहती हूँ। तो माता पार्वती को ना श्राप था, देवी रति था जो कामदेव की वाइफ थी, उन्होंने माता पार्वती को ये श्राप दिया था कि तुम्हारे कभी कोई पुत्र नहीं हो। तो माता पार्वती क्या कर, उन्होंने तो कुछ नहीं किया, पुत्र तो उनके अपने आप नहीं हुए। जब उनके जो पुत्र थे कार्तिकेय, वो भी किसी और के द्वारा हुए थे, जो कृतिकाएं थीं साथ, उन्होंने कार्तिक को पाला पोसा, उन्होंने ही कार्तिकेय को जन्म दिया। गणेश जी कैसे आए हम सब जानते हैं कि वो मंद से और असन से मिलकर पैदा हुए हैं। तो नेचुरल जो बर्थ का प्रोसेस है, ऐसे तो बच्चे नहीं हुए उनके, तो श्राप दिया तो उनके बच्चे नहीं हो पाए। जब वो नहीं बच पाए तो फिर हम तो साधारण से मनुष्य हैं, हम क्या ही बचेंगे किसी चीज से, या हम क्या ही कुछ चेंज कर सकें। लेकिन एस्ट्रोलॉजी हमें गाइडेंस जरूर देती है। जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज अगर लिखी है तो वो होगी, हम अगर उसको अपने आप ही कर रहे तो उसका जो भी नेगेटिव इफेक्ट हम पे पड़ने वाला था वो हट जाए। और रीजनिंग को हमें क्या करना है? फॉलो द मैन, क्योंकि वो तो ऑलरेडी वो नहीं वाला है, तो माइट एज वेल उसको फॉलो ही कर लिया जाए। तो जैसे कई बार कोई ये बोलता है कि आपकी शादी कैसे खानदान में होगी, जो कि बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, एफ्लुएंट लोग हैं, फेमस टाइप के लोग हैं, जिसका हस्बैंड के लुक्स इस तरीके के होंगे, उसके हाइट इस तरह की होगी, वो इस तरह के प्रोफेशन में होगा, तो फिर हम उसी लड़के से चूज करके शादी करो। हमें लग रहा है हम उसको चूज कर रहे हैं, लेकिन स्पाउस तो ऑलरेडी डेस्टिन्ड है, वो तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है किससे शादी होने वाली है, तो चूज तो आप कुछ कर नहीं रहे, लेकिन आप उसी तरीके के लड़के को ढूंढ रहे हैं, उसी एनर्जी को अडैप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि वो ऑलरेडी आप पे कवर कर। क्योंकि अगर आप उसके उल्टे चले जाओगे तो प्लैनेट्स आपको ज्यादा तंग करेंगे, कुंडली आपको ज्यादा तंग, आपको गाइडेंस को फॉलो करने के लिए उनकी दिशा में चलना होता है। सिर्फ बहुत लोगों की कुंडली में लिखा होता है कि आपका जो भी पैसा है, आपको जितना कुछ समृद्धि मिलने वाली है इस लाइफ में, नेम फेम, पैसा, गाड़ी, घर, दौलत जो मिलने वाली है, वो सब आपको वर्क फ्रॉम होम करके मिले। आपको पता चलेगा कैसे? एस्ट्रोलॉजर के द्वारा। उसने अपनी नॉलेज विद्या से आपकी मदद की, आपको बताया कि भाई ऐसा ऐसा है, वर्क फ्रॉम होम करेंगे। अब आपका काम क्या है? प्रायोरिटी करके काम करने का, ज़ोमैटो डिलीवरीज करने का, जाके किसी को मीटिंग करके आनी है, ऑफिस में जाना है, 1.5 घंटा दूर जाके आप ऑफिस जा रहे हो, ट्रैवलिंग टाइम, मेट्रो में चल के खाते आप आधा घंटा लगा के ऑफिस जा रहे हो, 2 घंटे लगा के ऑफिस जा रहे हो, तो आपको पैसे कैसे दें? आप तो कुंडली के विपरीत हो गए ना। तो जो कुंडली में लिखा है उसको आप अगर ऐसे ही फॉलो करेंगे तो लाइफ आसान हो जाएगी। अगर आप वर्क फ्रॉम होम जॉब ले लीजिए, कोई ऐसा बिजनेस या कोई ऐसी जॉब कर लीजिए जहाँ पे आपको घर से काम करना पड़े, या अपने देश में रह के आप काम करिए, या अपने घर में छोटा सा ऑफिस खोल लीजिए, या फिर आप अपने, अगर ये भी कुछ भी नहीं हो सकता, ऑफिस जाना ही जाना है, तब आप अपने ऑफिस को एक घर के एनवायरनमेंट में डाल लीजिए। ऑफिस में कुशन लेके जाइए, प्लांट्स छोटे छोटे अपने डेस्क पे लगा दीजिए, फुट रेस्ट रख लीजिए, उसको ही ऐसा बना लीजिए जैसे वो ही आपका घर है, वहाँ कंफर्टेबल हो जाएगी। अच्छी सी चेयर लेके आप ऑफिस में रखिए, कंफर्टेबल लाइफ अपनी बना लीजिए, ऑफिस की प्रोफेशनल लाइफ आपकी कंफर्टेबल बना लीजिए, जिससे कि ऐसा ही हो जाए ऑलमोस्ट कि आगे से घर पे ही है, अगर कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह से हमें प्लैनेट्स को समझना है, उनकी गाइडेंस को फॉलो करना है। हमारी लाइफ डेफिनेट दैट itself is a remedy. You can't change anything, but going in the flow of the guide what planet wants you to do, that itself is a remedy.
अगर आपको ये भी लिखा है कि आपको अगर ये कंट्री में पैसा नहीं मिलेगा, आप लेकिन अपनी कंट्री के रहे चले जा रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, एंजाइटी आपको हो रही है, लोन सर पे चढ़ा हुआ है, पैसे घर में आ नहीं रहे हैं, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा है पैसे को देकर, तो वो ऑलरेडी है, लिखा हुआ है क्या बोलते घर में रहोगे तो तंग रहोगे। जब आप अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री पे चले जाएंगे, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो इसमें ऐसा तो नहीं है कि कोने में लिखा है कि पैसा है। बहुत लोग कहते हैं नहीं कोने में पैसा नहीं, पैसा है, लेकिन आप उस जगह है नहीं जहाँ पे आपको पैसा मिलना है। अगर हम आपको बता दें, इट्स लाइक अ ट्रेजर मैप ना, आई एम टेलिंग यू ट्रेजर इज हियर, आप मैप को फॉलो करिए, ट्रेजर तक पहुंच जाइए। आप जा रहे हैं लेफ्ट में ट्रेजर है, राइट में, तो फिर पैसे कैसे देंगे। तो यही बात होती है कि प्लैनेट्स की जो गाइडेंस है ना, उसको फॉलो करना, बस बदलना कुछ नहीं है, होना हो ये जो लिखा है आप उसको वैसे ही कर लीजिए। जैसे हमने कहा कि पैसा खर्च होना है, डोनेशन कर लीजिए। आपका सक्सेस बाहर है, बाहर चले जाइए। मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं, चलिए आप अब्रॉड माइग्रेट नहीं कर सकते हैं, अपनी वन सिटी से कम दूर चले जाते रह लीजिए, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर लीजिए, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी क्या करेगी, आपका जो लैंग्वेज है, जो टाइम जोन्स है, जो लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन हो रहा है ऑफिस में, वो सारी चीज़ें आपकी फॉरेन कंट्री की हो जाएंगी। तो एक तरह से यही समझ लीजिए कि फॉरेन में आप रह रहे हैं, मतलब यू वर्क विद द चार्ट। आप उस तरीके से चार्ट के साथ अलाइन होना है। अलाइन होने को ही एक रेमेडी कहा जाता है। यू हैव टू अलाइन विद द चार्ट। जो आप अपना चार्ट करें वो आप आराम से कर लीजिए, चार्ट आपको तंग नहीं करेगा, कोई प्लैनेट परेशान नहीं करेगा, और आपकी लाइफ आराम से कट जाएगी। सीधी सी बात है, बदला कुछ नहीं जा सकता, चीज़ों की इंटेंसिटी को कम ज़्यादा किया ज़रूर जा सकता है, और आप गाइडेंस को फॉलो करके प्लैनेट्स की ही मदद से अपनी लाइफ बहुत अच्छी और बहुत आरामदायक बना सकते हैं। ओके मैम, तो क्या किसी इंसान की डेट ऑफ बर्थ से फर्क पड़ता है कि उसकी आने वाली लाइफ कैसी होगी? ये जो नंबर की बात आती है, ये न्यूमरोलॉजी का पार्ट होता है। तो जैसे ज्योतिष शास्त्र है, वैसे अंक ज्योतिष न्यूमरोलॉजी है, वैसे वास्तु शास्त्र भी होता है। तो उसी तरह से न्यूमरोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर डेफिनेटली नंबर्स को स्टडी किया जाता है। तो हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर डिजिट होता है, वो एक प्लैनेट को रूल करता है। एक एक प्लैनेट एक एक डिजिट को दिया गया, और जब उस डिजिट पे कोई पैदा होता है तो उसके जो आव भाव, लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी लाइफ का पैटर्न, वो सब एक प्लैनेट से अटैच हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 को जो पैदा हुआ है, या जिनके डिजिट का टोटल 1 है, चाहे वो 1 को पैदा हुआ हो, या वो 19 को हो, या फिर वो 10 तारीख को पैदा हुआ हो, टोटल अगर 1 आ जाएगा तो ये लोग सन से गवर्न होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। जहाँ जाएंगे उनको पावर चाहिए, पावर हंग्री पीपल। कंपनी में जाएंगे तो खुद को बॉस समझेंगे, उनका रुतबा ही वैसा होता है, चाहे बॉस हो या ना हो, अपने आप को समझेंगे। वो अथॉरिटी हर जगह उनको दिखानी है, घर में भी बाहर में भी फेम उनको चाहिए होता है। ऐसे लोग अपने आप को किसी के आगे कमजोर नहीं दिखाना चाहते हैं, और लाइफ इन्हें बहुत कुछ देता भी है। उसी तरह से नंबर 2 को जो पैदा हुए हैं, जिनके डिजिट्स का टोटल अगर 2 आ जाता है, जैसे 2 को हुए हैं या 11 को हुए हैं, ठीक है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो लोग थोड़े से ना इमोशनल नेचर के होते हैं। मतलब कि उन्हें अच्छा लगता है कि लोगों को समझें, इमोशनल कोशेंट बहुत हाई होता है। शाहरुख खान भी नंबर 2 है। ऐसे सब बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए इमोशनल लोगों को। उनका एक एनर्जी जो है वो पूरा इमोशन की तरफ चला जाता है। हम क्या कहते हैं शाहरुख खान को, किंग ऑफ रोमांस, किंग ऑफ इमोशंस। इमोशंस उनसे अच्छा कोई डिपिक्ट ही नहीं कर सकता ऑन स्क्रीन। तो इमोशंस को उन्होंने पकड़ लिया और उसको उन्होंने स्ट्रेंथ बना दिया। हो सकता है वो एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानते हो, या उन्होंने कोई कंसल्टेशन ली हो, तो उन्हें पता होगा ये चीज़ कि कैसे स्ट्रेंथ बनाते हैं अपनी चीज़ को। जैसे विराट कोहली हैं, उनका जो है उनका भी डेट ऑफ बर्थ इसी तरह का। उन्होंने अपने मार्स को अपना स्ट्रेंथ बना के उन्होंने पूरा वर्कआउट के ऊपर अपनी एनर्जी लगा दी। तो ये इस तरह से आपको, वही मैं कह रही हूँ, अगर आपको पता चल जाएगा कि प्लैनेट आपसे क्या चाह रहा है, क्या कमजोरी है, आप उस पर वर्क करोगे, अपना काम आपका ना वो होता है कि बैलेंस हो जाती है एनर्जीज। तो इमोशनल लोग हैं, अब इसी में दो चीजें हैं। कोई होता है ओवर इमोशनल, एक चीज को बैठ के रोए जा रहा है। कोई इमोशन को ही उसने अपना सब कुछ बना लिया,
कि हाँ मैं इमोशनल हूँ, मैं इस तरह से वर्क करूंगा, वो ऐसी ऐसी फील्ड चूज करेगा जो इमोशन बेस हो। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है नंबर 2 वालों का, तो ऐसे में उनका इंट्यूशन की वो सुनते नहीं है। अगर उनको इंट्यूशन आ भी जाएगा तो वो सुनेंगे नहीं। बहुत सारे बार ऐसा होता है कि नींद में उन्हें कुछ ना कुछ इंट्यूशन हो जाता है, तो वो अक्सर इन चीज़ों को इग्नोर भी बहुत करते हैं। नंबर 3 वाले जो होते हैं, जुपिटर से रूल होते हैं, यानी 3 तारीख को पैदा हुए हैं या 12 तारीख को पैदा हुए हैं, 21 को पैदा हुए हैं, नॉलेज लेना बहुत पसंद है। इधर से भी मैं सीख लूँ, उधर से भी सीख लूँ। जब सारी चीज़ें सीख लेते हैं तो नेक्स्ट डे अपने दोस्त यारों को बताते हैं, पता है देख मैंने ये सीखा। नॉलेज को गेन करना और नॉलेज को फैलाना, मार्केटिंग इन्हें बहुत पसंद है, नई नई चीज़ें सीखनी बहुत पसंद है। छुपे रुस्तम टाइप के होते हैं ये, किसी के आगे कुछ है, किसी और के आगे कुछ है, किसी और तीसरे आदमी के आगे कुछ है। सेंस ऑफ ह्यूमर इन लोग का बहुत स्ट्रांग होता है। ऐसे 4 वाले जो होते हैं वो राहु से गवर्न होते हैं, उन्हें कोई समझ नहीं पाता, उन्हें लोग गलत भी समझ जाते हैं। जो लड़कियां होती हैं 4 तारीख को पैदा हुई हैं या 13 तारीख को पैदा हुई हैं, वैसी लड़कियों को लोग गलत समझ लेते हैं। हाय हेलो कर रही है लेकिन लड़का समझ रहा है कि फ्लर्ट कर रही है, तो उसके साथ फिर वो समझने लगता है कि अच्छा ये तो पट गई है लड़की। इस तरह से मतलब लोगों को गलत समझ लेते हैं 4 नंबर वालों को। बहुत शातिर होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं नंबर 4 वाले लोग। मैनिपुलेटिव बहुत होते हैं। मार्केटिंग में आप बहुत सारे लोगों को देखोगे जो मार्केटिंग का काम कर रहे हैं या ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जहाँ पे लोगों को कुछ मैनिपुलेट करना है, अपना सामान बेचना है, अपनी प्रमोशंस करनी है, इवेंट इंडस्ट्री, तो ये सब जगह बहुत होते हैं। फॉरेन में बहुत लोग रहते हैं नंबर 4 जिनका टोटल होता है, या 4 पे बॉर्न हुए हैं, या 13 तारीख को कोई बॉर्न हुआ है, तो ऐसे लोग, या फिर 22 तारीख को बॉर्न हुए, वो लोग अब्रॉड में आपको बहुत ज़्यादा दिख जाएंगे या अपने बर्थ प्लेस से दूर रह रहे होंगे। 5 को जो बॉर्न हुआ है, मरकरी से रूल होता है, 5 को हुआ है या 14 तारीख को रूल हुआ है, 23 तारीख को रूल हुआ है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि उनको बिजनेस बहुत पसंद होता है, कभी ना कभी बिजनेस आइडिया जरूर आता है। ये लोग अपने दोस्तों को जरूर एक बार उन्होंने बोला होगा कि चल यार बैठ के कोई एक नया अपना कुछ खोलते हैं, कब तक नौकरी करूंगा, ये जरूर उनके माइंड में आता है। उनकी थिंकिंग ही उस तरह से चलती है। रेस्टोरेंट में भी जाएंगे तो सोचेंगे रेस्टोरेंट का बिल कितने, ये आदमी दिन में कितना कमाता होगा। कहीं भी चले जाएंगे तो यही सोचेंगे, अच्छा इसने इतने जलेबियां बेच दी, अच्छा इसका इतना बिजनेस हो गया, मतलब इसका महीने में इतने लोग तो आ ही जाते होंगे, मतलब ये इतना कमा लेता होगा। हर चीज उनकी कैलकुलेशन उनके माइंड में चलती रहती है। ओवर कैलकुलेटिव, ओवर एनालिटिकल होते हैं। ट्रैवल बहुत पसंद है। एक उम्र के बाद 30-40 के बाद इनको बस पीस चाहिए होता है, लेकिन मन इनका शांत नहीं रहता। क्यूरियोसिटी बहुत है। मरकरी जो हम एस्ट्रोलॉजी में राजकुमार बोलते हैं, तो राजकुमार हमेशा एक उसको क्यूरियोसिटी रहती है कि अच्छा ये भी सीख लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ। ये तो 10 चीज़ों में इनके हाथ होते हैं। इनका एक जगह पे जो ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है। पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक होता है, पढ़ाई लिखाई करना, दूसरों को पढ़ाना, नंबर्स, कैलकुलेशंस। अकाउंटेंट की कुंडली में आपको मरकरी बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेगा। या 3 नंबर पे बॉर्न हुए या जो 5 नंबर पे बॉर्न हुए मिलेंगे वो लोग। 6 नंबर जो होता है वीनस का होता है, तो वीनस का बॉर्न हुए नंबर 6 पे जो बॉर्न हुआ होगा, या फिर 15 तारीख को बॉर्न हुआ होगा, तो ऐसे लोगों का जिनका नंबर का टोटल अगर 6 आ जाता है, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो वीनस रूल होते हैं। लग्जरी, पावर, पैसा उन्हें नेचुरली ही मिलता है। बहुत ज़्यादा उनको उसकी तरफ मेहनत नहीं करनी पड़ती है। सुंदर होते हैं, ब्यूटीफुल, जैसे लड़का होगा तो भी ब्यूटीफुल, जैसे हम कहते हैं कि उनके लुक्स बहुत शार्प हैं, लड़की के भी लुक्स बहुत शार्प होंगे। दूसरे लोगों की वो रिस्पेक्ट करना जानेंगे, और कहीं ना कहीं उन्हें बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही पता चल जाती हैं। इंट्यूटिव भी वो होते हैं, और जिसका हाथ पकड़ लेते हैं छोड़ते नहीं हैं। बहुत लॉयल होते हैं। मैरिज में है तो लॉयल पार्टनर्स हैं। अगर इनके साथ कोई लेन देन है, ट्रेडिंग है, बिजनेस पार्टनरशिप है, तो उसमें भी ये लोग बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। इन लोगों के लिए कहते हैं कि अगर फ्रेंड उनका कोई गलत काम करेगा तो गलत काम में भी ये उनका साथ ज़रूर देंगे। ये छोड़ते नहीं हैं, किसी को पकड़ लेते हैं। तो ऐसे 7 नंबर केतु को डिनोट करता है, तो 7 नंबर का इंट्यूशन वैसे भी बहुत स्ट्रांग रहता है। 7 नंबर वाले लोग जो होते हैं, इनके दोस्त यार भी काफ़ी होते हैं, इनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है। इनको फोकस में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी चीज़ों में मैं ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, ऐसी चीज़ें सोचते हैं। नेचुरली ये बहुत ऑकल्ट की तरफ झुकाव रहता है इनका। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री इन्हें बहुत इंटरेस्ट रहता है। इनके आसपास के लोगों को भी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रहता है। ये इनके फ्रेंड्स जो होंगे
वो भी इस टाइप के ही होंगे जो कि एस्ट्रोलॉजर्स होंगे या साइकोलॉजिस्ट होंगे। रिसर्च वर्क में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, चीज़ों के अंदर घुस के इन्हें कोई चीज़, हम कहते हैं ना कि रिसर्चर क्या करता है, घुस के कोई एक चीज़ बाहर निकालते हैं। जैसे आर्कियोलॉजिस्ट है, ज़मीन के अंदर घुस के खोद के वहाँ से कुछ जेमस्टोन निकाल के लेके आएगा या वहाँ से कुछ कोई चीज़ खोज के लाएगा। तो ऐसे टाइप के लोग होते हैं जिनकी चीज़ों में मतलब एकदम घुस जाने वाले, घुस के कोई चीज़ बाहर वहाँ से निकालने। आर्कियोलॉजिस्ट है, रिसर्चर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, इस तरह के लोग होते हैं। नंबर 8 है, वो शनि सैटर्न से रूल होता है। 8 पे कोई बॉर्न हुआ है, 17 तारीख को कोई बॉर्न हुआ है तो वो, या फिर 26 तारीख को कोई बॉर्न हुआ है, तो 8 टोटल है। बहुत मेहनत करते हैं, रिजल्ट्स इनको लेट 30s में निकलते हैं। बहुत सारे लोग 40s तक उनको कोई रिजल्ट ही नहीं मिलता। जैसे डॉक्टर्स वगैरह आप देखोगे, उनकी 30 साल तक तो पढ़ाई ही चलती रहती है, 25 साल तक तो उनका MBBS ही होता है, उसके बाद पढ़ाई करते हैं, तो रिजल्ट बहुत बाद में इन लोगों को मिलता है। मेहनत बहुत करते हैं, मेहनती होते हैं, जब रिजल्ट मिलता है तो ऐसा मिलता है कि लोग कहते हैं भाई इनकी तरह सक्सेस होनी चाहिए, नहीं तो नहीं। ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर है, जो प्राइम मिनिस्टर है उनका भी नंबर 8 है, तो ट्रांसफॉर्म हो गए ना लाइफ। देखिए उनको लाइफ पे कैसे थे पहले, अभी कैसे हो गए, उनका लाइफ पूरा चेंज हो जाता है, 360 डिग्री उनका लाइफ टर्न हो जाता है। मेहनत बहुत करते हैं, फेम बहुत मिलता है, ट्रांसफॉर्मेटिव लाइफ रहती है, कभी बहुत ऊपर होते हैं, कभी बहुत नीचे होते हैं, लेकिन लोग इनको जानते हैं, इनके काम के लिए इनको रिस्पेक्ट किया जाता है। या अगर कोई काम करवाना हो, कोई मेहनत का कुछ हो, तो इनको बुलाओ, ये ज़रूर कुछ ना कुछ हमारा करके ही जाएंगे, हेल्प करके ही जाएंगे। 9 नंबर मार्स का नंबर होता है। 9th को बॉर्न हुए हो, 18th को बॉर्न हुए हो, 27 को बॉर्न हुए हो। एनर्जी, ऊर्जा, एग्रेशन, बहुत एंगर, बहुत सारी चीज़ें इनमें रहती हैं। इनकी एनर्जी को चैनलाइज करना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे लोग अगर जिम नहीं जाएं तो मुसीबत हो जाती है इनके लिए, अंदर ही अंदर घुटते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी चैनलाइज ही नहीं हो पा रही है प्रॉपर वे में। तो जिम जाना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे लोगों का गुस्सा बहुत तेज़ होता है, ऐसे लोगों को बहुत पैशन होता है कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है, फिर वो उसके रास्ते भी निकालेंगे, मेहनत भी करेंगे, मेहनत से डरेंगे भी नहीं, लेकिन इम्पल्सिव होते हैं, मुझे ये चीज़ जल्दी चाहिए, इस तरह की इनकी थिंकिंग होती है। तो ऐसे लोगों का ये होता है कि इन्हें थोड़ा सा अपने पेशेंस रखना चाहिए। अब जैसे यही तो नॉलेज का फ़ायदा है ना। अभी आपको पता चल गया कि हाँ कोई 9 नंबर वाला ये सुन रहा होगा, वो कहेगा हाँ मैं इम्पल्सिव हूँ, तो मेरी रेमेडी क्या है? पेशेंट हो जाओ। तो ये मेरी रेमेडी, अभी मैं सीख गया हूँ कि क्या मेरे अगेंस्ट काम कर रहा है। मेरे अगेंस्ट काम ये कर रहा है कि मैं इम्पल्सिव नेचर का हूँ। तो जिस दिन मैंने पेशेंस सीख लिया, जिस दिन मैं शांति से बैठ के कोई चीज़ सोच पाया, समाधान अपने आप ही निकल जाएगा। तो इस तरीके से प्लैनेट्स काम करते हैं, नंबर्स काम करते हैं, नंबर भी प्लैनेट से एसोसिएटेड होते हैं। एस्ट्रोलॉजी में हम कुंडली देखते हैं, न्यूमरोलॉजी में हम लोशु ग्रिड देखते हैं। तो इसके थ्रू हमें पता चलता है कि हाँ ये नंबर अगर टोटल आ रहा है, इसमें भी 2-3 चीज़ें होती हैं। मूलांक होता है, भाग्यांक होता है। एक होता है जो कि आपके डिजिट का टोटल होता है, या डिजिट, जैसे 1 तारीख को पैदा हुए हैं हो तो 1 नंबर। एक होता है कि पूरा डेट ऑफ बर्थ का टोटल। भाग्यांक ये होता है पूरा डेट ऑफ बर्थ है आपका, जैसे 1 Feb 1963, तो वो पूरा जो 1 + 2 + 1 + 9 + 6 + 3, वो फिर टोटल नंबर, वो एक और नंबर होता है। तो ये दोनों भी आपस में मैच होने चाहिए, इन दोनों के रूल इन प्लैनेट्स भी मैच होने चाहिए। लोशु ग्रिड में कहाँ प्लेस होते हैं वो फिर उसका अध्ययन होता है, तो वो भी बहुत डिटेल्ड है। न्यूमरोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाम का बदलाव भी इसी के थ्रू होता है। नाम का बदलाव आपका प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करता है, क्योंकि आपकी नाम आपकी एनर्जी है। आप देखेंगे कि किसी का नाम, स्पेशली अब इस छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम और ले लें कि भ या म या प से अगर नाम शुरू होता है ना, तो ऐसे लोगों को लाइफ में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। ऐसे जैसे भारी नाम नहीं रखने चाहिए। जैसे किसी का नाम है भूमि, या किसी का भूमि का नाम है, या फिर पृथ्वी नाम है, तो ये नाम बहुत भारी हैवी होता है ना, जैसे भूमि, पृथ्वी, अर्थ इज वेरी हैवी। तो इस तरह के नाम हो, इन तरह के लोग अपने बैगेज लेके चलते हैं, भार उठा के चलते हैं। करियर बहुत देर से बनता है, या तो मैरिज नहीं है या करियर नहीं है, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों में रहते हैं, अपने आप को सेल्फ लिमिटिंग थॉट्स में डालते हैं। तो नाम बहुत मैटर करता है। तो न्यूमरोलॉजी में भी, एस्ट्रोलॉजी में भी ये चीज़ देखते हैं कि म या प या भ से नाम अगर शुरू, बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं। तो इस तरह से आपके नाम कैरेक्टर को भी डिफाइन करता है। और नाम में जो है प्रोफेशन बहुत मैटर करेगा, पर्सनल लाइफ मैटर करेगी। कुछ ना कुछ अगर उसमें हम बदलाव कर लें, आजकल तो मूवी के नाम भी बहुत सोच समझ के, जैसे बहुत बार न्यूज़ को S की जगह Z लगा देते हैं, मूवी का अगर नाम है ऐसा,
तो वो नाम में चेंजेस करने की कोशिश करते हैं, तो उससे फिर उनको फायदा भी होता है। छोटे छोटे चेंजेस करते हैं, डबल लेटर या लेटर हटा देना, ऐसा कोई मेजर नहीं है कि हम नाम ही बदल दे रहे हैं, लेकिन छोटे मोटे अगर चेंजेस करते हैं तो उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। वो इसी तरह से होता है कि जो आपका नाम है वो एक एक लेटर एक नंबर को डिनोट करता है। तो अगर वो नंबर स्ट्रॉन्ग है तो हमें वो ज्यादा आपके नाम में चाहिए, वीक है तो वो कम चाहिए, कोई नंबर मिसिंग हो रहा है, बैलेंस करना है तो फिर एक और लेटर ऐड कर दे रहे हैं या माइनस कर दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें होती है। इस तरह से न्यूमरोलॉजी हमें इम्पैक्ट करता है, रोल प्ले करता है। ऑलराइट, काला जादू या नेगेटिव एनर्जी जैसी कोई चीज होती है क्या, और अगर होती है तो ये किस तरह से काम करती है? काला जादू और नेगेटिव एनर्जी दो अलग चीजें हैं। काला जादू डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव एनर्जीज भी एग्जिस्ट करती हैं। अब इसके अंदर ये भी है कि एक होता है काला जादू जिसमें कि पूरी प्रक्रिया होती है, एक प्रोसीजर होता है बेसिकली काला जादू किसी पे करने का, और एक होता है ऑरा, नेगेटिव एनर्जी, वो सारी चीजें। तो दोनों ही एग्जिस्ट करती है, लेकिन ब्लैक मैजिक, काला जादू, हम ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है, क्योंकि एग्जिस्ट करता है लेकिन जो इंसान इसको कर रहा है किसी और के ऊपर या करवा रहा है, ऐसे लोग बहुत कम हैं। नॉर्मल सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे आपको इस तरह के लोग नहीं मिलेंगे। ये बहुत ऐसे एक जगह पे छुप के बैठे होंगे या किसी गुफा में होंगे या किसी जंगल में होंगे, ये इनएक्सेसिबल पीपल होंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया काला जादू और हो गया। दिस साइंस एग्जिस्ट, बट द वन टू परफॉर्म दीज साइंसेस you will not find, you know, so it's like कि हाँ ये चीजें होती हैं but there is nobody to do these things। तो इसीलिए ये कोई कर नहीं पा रहा है, तो इसीलिए ये हो नहीं पा रही है। इसी के ऊपर एक और चीज आती है कि लोगों को लगता है कि उन पे काला जादू किया हुआ है। इसके बारे में मैंने बहुत सारी रील्स भी बनाई हैं कि लोगों को लगता है कि किया हुआ है, जबकि होता नहीं है कुछ। अगर जादू करना होता तो कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाता जादू करके, किसी और की लाइफ क्यों खराब करता। तो ये सारी चीजें नहीं है, ऑलमोस्ट इनएक्सेसिबल है, क्योंकि जो इनको करवा रहा है, जो इनको कर रहा है, उस तरह के लोग आपको सड़क पे चलते हुए नहीं मिलेंगे। तो ये करवाना नहीं, ऑलमोस्ट लाइक नॉन एग्जिस्टेंट ओनली। हर साइंस को प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता ना, कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं लेकिन उनको प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता है, बहुत ही रेयर चीज है। अब इसके बाद ये है कि लोगों को लगता है कि उन पे हुआ है, तो वो कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस होती है जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि उनके ऊपर काला जादू हुआ है। स्पेशली प्लैनेट जो है राहु केतु, उनका इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है कि लोगों को लगे जैसे राहु की कुछ खास प्लेसमेंट्स हैं। राहु अगर 8th हाउस में है, 12th हाउस में है आपकी कुंडली के बर्थ चार्ट के, तो अक्सर आपको ऐसा लगेगा कि कुछ किसी ने करवा दिया या कोई ऐसी चीज हो रही है जो कि है नहीं। आपको लगेगा कि आपके सास ससुर आप पे अत्याचार कर रहे हैं, आप पे कुछ ऐसी चीजें जादू टोना कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, जबकि है नहीं। तो ये कुंडली का भी एक तरह से दोष होता है। एक तरह से नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये भी लिखा होता है, ये भी डेस्टिन्ड होता है कि आपको ऐसा लगेगा कि कुछ आप पे किया गया है। क्यों? क्योंकि कुंडली आपकी कमजोर है, क्योंकि आप में उतनी शक्ति नहीं है, मेंटल कैपेसिटी उतनी नहीं है, आप कमजोर हैं। तो ऐसे में अपने खुद के ऊपर वर्क करना जरूरी है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, अपने मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाना जरूरी है कि अगर ऐसा लग रहा है कि किसी ने कुछ किया हुआ है तो हमें ऐसा लगे ना, हमें ऐसे एजम्पशंस पे ना जिए, हमें वो चीजें इफेक्ट ना करें मेंटल रूप से, इमोशनल रूप से। किसी ने कुछ हमें कह दिया या किसी ने जोर से बात कर ली या किसी ने हमें डांट दिया या किसी ने हमें कुछ भी कह दिया, तो उससे हमें कोई इफेक्ट ना पड़े। जो चीजें हो रही हैं वो बाहर लेवल पे हो रही हैं, इनसाइड लेवल पे हमें उसका फर्क ना पड़े। इसलिए अपनी कुंडली को स्ट्रॉन्ग करना, अपने मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाना जरूरी होता है। दूसरा है ऑरा, नेगेटिव एनर्जी, वो एग्जिस्ट करती है। कोई इंसान अगर आपके लिए बुरा चाहता है तो हो सकता है कि आपका बुरा हो जाए। अगेन, आपकी कुंडली उसमें वीक होनी चाहिए या आपका दिमागी जो आपकी मेंटल कैपेसिटी है ना वो कम होनी चाहिए। आपका उतना तेज स्ट्रॉन्ग नहीं है, लोग आपको इफेक्ट करके चले जा रहे हैं, वो चीज तो होती है, डेफिनेटली वो चीज होती है कि आपने अगर किसी को अपनी कोई चीज बताई, आप किसी चीज को लेके खुश हैं, जैसे आपने गाड़ी खरीदी, आप खुश हैं, किसी से आपने शेयर करी, 10 दिन के अंदर गाड़ी में स्क्रैच आ गया। क्यों? क्योंकि जब आपने किसी से ये चीज शेयर की तो आपका तो भाव बहुत अच्छा था, आप उस चीज को लेके बहुत एंथुसियास्टिक थे, खुश थे। जो सुनने वाला इंसान है
उसका क्या भाव था ये आपको नहीं पता। क्या वो आपके लिए खुश है, क्या वो आपसे जेलस है, क्या उसे दुख है इस चीज का, उसका क्या इमोशन, वो आपको नहीं पता। तो उसका जो इमोशन है वो आपको अफेक्ट कर जाता है, बहुत बार कर जाता है। स्पेशली अगर ऑरा आपका कमजोर है, आप में शक्ति कम है, आप उतना हवन यज्ञ पूजा नहीं कर रहे हैं, तो अब आपकी खुद की ऊर्जा अगर कम है तो आपको डेफिनेटली कोई, इट्स लाइक इम्यूनिटी ना, अगर बॉडी में इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आपको बड़ी से बड़ी बीमारी इफेक्ट नहीं करेगी। अगर इम्यूनिटी कमजोर है तो आपको कोई भी जर्म बॉडी में घुस गया, आपको इन्फेक्शन बहुत आसानी से कर सकता है। तो आपकी अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, आप पूजा पाठ करेंगे, यज्ञ हवन करेंगे, तो फिर आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, आपको कोई चीज बहुत जल्दी इंपैक्ट नहीं करेगी। लेकिन हाँ, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, ऑराज होते हैं, और ये हमें बहुत इम्पैक्ट करते हैं। दूसरों की एनर्जी कैसी है ये हमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। अगर हमारे साथ कोई ऐसा आदमी है, इसका उल्टा भी होता है ना कभी, काफी बार, जैसे हम घर में किसी को बुलाते हैं, किसी गेस्ट को बुलाते हैं, वो घर में आता है, एकदम से ऑरा ही चेंज हो जाता है, सारे लोग खुश हो जाते हैं, घर की पूरी एनर्जी बदल जाती है, माहौल बदल जाता है। या पार्टी है, पार्टी बहुत बोरिंग चल रही है, एक सडनली एक आदमी आया, सब लोग खुश हो गए, हंसने लगे, एक दूसरे से बात करने लगे, डांस का माहौल बन गया, उस आदमी की एनर्जी अच्छी है। तो ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। ओके मैम, कहा जाता है कि शनि, राहु, केतु तुम्हारी नौकरी या खुशहाल जीवन के बीच आ रहा है, तो ये राहु केतु क्या होता है और इनका हमारी लाइफ से क्या कनेक्शन होता है? शनि राहु केतु का तो बहुत बड़ा ऐसी भ्रांतियां, बहुत मिसकंसेप्शंस इन प्लैनेट्स को लेकर बना दिए गए हैं, लोग इनको गलत समझ लेते हैं। इनको सिंपल शब्दों में अगर समझा जाए तो शनि तो कर्म कारक है, राहु केतु शैडो प्लैनेट्स हैं। राहु केतु को समझाने के लिए समुद्र मंथन की जो कथा है उसको समझना जरूरी है। समुद्र मंथन जब हुआ था तो समुद्र में से 14 रत्न निकले थे, उसके बाद लास्ट में धन्वंतरी निकले थे, उन्होंने उनके हाथ में एक कलश था अमृत का, तो सब अमृत को लेके लड़ने लगे कि हम पिएंगे, हम पिएंगे। देवताओं ने कहा हम पहले पिएंगे, राक्षस ने कहा हम पहले पिएंगे। तो इसके बीच में विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लिया था और उन्होंने डिसाइड किया था कि पहले देवता पिएंगे, उसके बाद फिर हम असुरों को भी मौका देंगे पीने का। तो ये उनकी एक चाल समझ लीजिए, एक चाल थी। मोहिनी रूप सबसे ज्यादा सुंदर रूप माना जाता है कि आज तक उससे सुंदर कोई महिला नहीं है, आगे भी नहीं होगी। इतना मैनिपुलेटिव थी वो कि उसकी बातों में सब लोग आ गए। जैसे कोई खूबसूरत, जब कोई गर्लफ्रेंड है या आपकी कोई बहुत ही कोई खूबसूरत लड़की होती है, आप उसकी बातों में ऐसे उलझ से जाते हो, जैसा वो कहती है वैसा ही करते रहते हो। ब्यूटी में आके ना, उसकी ब्यूटी इतनी ज्यादा थी कि आप उसकी बातों में आ गए। इस तरह से वो लोग, सब लोग उनकी बात में आ गए। पहले देवताओं को जब वो अमृत पिलाने लगी तब एक राक्षस था, उसका नाम था स्वर भानु, तो वो भी अमृत पीने के लिए वहीं पे बैठ गया देवताओं का रूप धारण करके। तो वो उसको क्योंकि ना थोड़ा सा शक हुआ कि नहीं ये तो कुछ गलत हो रहा है, मोहिनी देवताओं को पहले क्यों अमृत दे रही है। तो वहां पे वो बैठा और वो अमृत थोड़ा सा उसने पी भी लिया। तो जो सन और मून है, सूर्यदेव चंद्रदेव, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो राक्षस है, ये तो देवता नहीं है। तो विष्णु जी अपने रूप में आए मोहिनी से और उन्होंने सुदर्शन चक्र से स्वर भानु का गला काट दिया। तो गला काटने से क्या हुआ, धड़ अलग हो गया और सिर अलग हो गया। तो जो सिर वाला पोर्शन है वो उसको हम राहु कहते हैं, और जो धड़ वाला पोर्शन है, बॉडी है, उसको हम केतु कहते हैं। तो राहु केतु स्वर भानु के पार्ट्स हैं। स्वर भानु राक्षस से ही राहु केतु का जन्म हुआ। अब राहु केतु के बारे में किसने बताया विष्णु जी को? सूर्य और चंद्र ने। अब राहु केतु सूर्य चंद्र के दुश्मन। राहु का सबसे बड़ा दुश्मन सूर्य और चंद्रमा का सबसे बड़ा दुश्मन है केतु। तो जहां भी कुंडली में ये साथ में बैठ जाते हैं, सन राहु मून केतु, वहां पे ये नेटिव को बहुत परेशान करते हैं। तो ये इनकी कहानी है। लेकिन राहु क्या है, किसी की तरफ भागना, ऑब्सेशन है, शैडो प्लैनेट है, उसको लोग गलत समझ लेते हैं। किसी भी चीज से जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है, ऑब्सेशन बन जाता है, किसी भी डिजायर को into 100x लेके चला जाता है। कोई चीज आपको चाहिए तो मतलब चाहिए और अभी ही चाहिए और बहुत ज्यादा चाहिए। ये राहु का काम है कि किसी चीज की तरफ भागना, ऑब्सेस हो जाना उस चीज को। कोई भी चीज हो सकती है वो,
कोई भी ड्रीम हो सकता है वो। केतु का ये काम है सैल्वेशन, चीजों को छोड़ना, मोक्ष की तरफ लेके जाना। क्यों? क्योंकि राहु एक सर है, वो मुंह है, उसको चाहिए और खाना चाहिए और चीजें चाहिए और भोग चाहिए, इसलिए राहु को भोग कारक भी बोलते हैं। और केतु क्या है? धड़ है, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो वो कहाँ से खाएगा? उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको सब चीज छोड़नी है, मोक्ष चाहिए, बस हर चीज को छोड़ते चले जाना है, डिटैचमेंट चाहिए। राहु को अटैचमेंट चाहिए। तो ये दोनों का फर्क है। और शनि कर्म कारक है, वो जज है, बेस्ट जज ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा करेंगे तो अच्छा फल देंगे, बुरा करेंगे तो बुरा फल देंगे, बस। तो डरना क्यों है इनसे? क्योंकि किसी को मेहनत अच्छी नहीं लगती। मेहनत से जो लोग भागते हैं वो ही डरते हैं सैटर्न से। सैटर्न तो अपना काम करते हैं भाई, फल देने आते हैं। अच्छा काम करोगे अच्छे फल देंगे, बुरा काम करोगे बुरे फल देंगे, मेहनत करोगे अच्छे रिजल्ट्स देंगे, मेहनत नहीं करोगे आलस में पड़े रहोगे बुरे रिजल्ट देखेंगे। 7.5 का नाम आपने सुना ही होगा। 7.5 का 7.5 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है। सैटर्न का बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम पीरियड होता है। वो जो टाइम पीरियड होता है, जिन्होंने मेहनत कर ली होती है वो राजा बन जाते हैं उस टाइम, और जिन्होंने नहीं की होती है, आलस में पड़े रहते हैं, वो और डाउनग्रेड डीग्रेड नीचे होते चले जाते हैं। तो सैटर्न क्या है? मेहनत करवाता है, उसको मेहनत पसंद है, उसको काम पसंद है, वो आपको एक मशीन की तरह चलवाते रहेंगे, मेहनत करवाते रहेंगे। दिस इज सैटर्न। तो जिन लोगों को मेहनत नहीं करनी है उनको सैटर्न खराब लगेगी। वो कहेंगे मुश्किल से हो रहा है, सब चीज मुश्किल से हो रहा है, क्योंकि जो लोग मेहनत नहीं करेंगे उन्हें हर चीज मुश्किल लगेगी। अब मेहनत करते रहेंगे, कंप्लेन नहीं करेंगे, रोज सुबह उठो, काम पे जाओ, एक डिसिप्लिन फॉलो करो, तो चीजें आसान लगने लगेंगी। सैटर्न आपको ब्लेस करेंगे, खुद ही ब्लेस करेंगे। वही जो मैंने सबसे पहले कहा, एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट की गाइडेंस को समझना होता है। प्लैनेट चाह रहा है मेहनत करो, मेहनत करो, नहीं करोगे देन यू आर अगेंस्ट द प्लैनेट, तब फिर प्लैनेट आपको अच्छे से परेशान करेगा फिर। तो राहु केतु सैटर्न से डरने की कोई बात नहीं है। राहु आपको किसी भी अटैचमेंट की तरफ ले जाते हैं कि अगर पैसे की तरफ अटैच हो गए तो पैसा चाहिए 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 चाहिए, बस ये वाला सिर पे फितूर शुरू हो जाएगा। और फिर उसके बाद डिससैटिस्फैक्शन भी उसी से रहेगा कि नहीं अभी और चाहिए, इतना काफी नहीं। केतु आपको छोड़ने पे मजबूर करेगा, छोड़ो, रिश्ते छोड़ो, पैसे छोड़ो, घर छोड़ो, हर चीज छुड़वाता रहेगा। और सैटर्न आपसे मेहनत करवाता रहेगा। दिस इज द ट्रिक। ये चीज है, ये बेसिकली राहु केतु सैटर्न है, ये इनके इफेक्ट होते हैं। और इनसे कोई भी डरने की बात नहीं, बस इनको समझना है कि आपसे क्या करवाना चाह रहे हैं। कि अगर राहु अगर फर्स्ट हाउस में कुंडली में बैठ जाएगा, तो फर्स्ट हाउस सेल्फ का होता है, खुद का होता है, स्वयं का होता है। तो सबसे ज्यादा आपको अपने आप से अटैच रखेगा कि मैं अपने लिए ये कर लूं, मैं अपने लुक्स ठीक कर लूं, मैं अपने लिए कुछ नई एजुकेशन कर लूं। और सबसे ज्यादा डिससेटिस्फाइड भी खुद से, नहीं इतना काफी नहीं है, मैं और कर लेता हूँ, सेल्फ इंप्रूवमेंट की होड़ में लग जाएंगे। अब कोई चीज बुरी अच्छी नहीं है, अगर आप इसको बुरे वे में लोगे तो आप सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, अच्छे वे में और नार्सिसिस्टिक हो जाएंगे। अगर आप अच्छे वे में लेंगे तब आप अपने आप पे तो इम्प्रूवमेंट करेंगे ही, लेकिन कहीं ना कहीं आपको संतुष्टि आने लगेगी, आप में सेटिस्फेक्शन आ जाएगा कि हाँ जो किया ठीक किया, बहुत ज्यादा नहीं है, जितना है ठीक है, थोड़ा थोड़ा सेल्फ इम्प्रूवमेंट ठीक है, लेकिन इस चीज के ऊपर एकदम भागना भी ठीक नहीं है। तो जब आपको पता चल गया कि हाँ आपकी ये प्लेसमेंट है, प्लैनेट आपसे ये करवाना चाह रहा है, तो आप वो चीज, फिर आपको पता चल गया ना कि आपको ऑब्सेस नहीं होना है, दैट इज ओनली फॉर द सेल्फ इम्प्रूवमेंट, दैट्स नॉट फॉर द ऑब्सेशन। तो इस तरह से प्लैनेट को समझ के उनके हिसाब से काम करके हम चीजों को डेफिनेटली बेटर बना सकते हैं। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। इनको डराया जाता है, पूजा पाठ कराई जाती है, महंगी महंगी रेमेडीज कराई जाती हैं कि आप ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, रहोगे तो ठीक हो जाएंगे, आपका ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, लड़का वापस, लड़की वापस आ जाएगी, गर्लफ्रेंड वापस आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज नियति में लिखी हुई है वो फिक्स है। कोई आने जाने वाला, हाँ कोई तीसरा आदमी नहीं डिसाइड करेगा कि कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है। कुंडली में है तो वो जरूर आएंगे वापस, कुंडली में अगर नहीं है तो नहीं आएंगे वापस। तो यही चीज होती है। ओके, अगर किसी की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो उसे भारतीय ज्योतिषी के अनुसार क्या करना चाहिए? रेमेडीज की अगर बात करें तो रेमेडी को अगर रेमेडी की तरह नहीं करें तो सबसे अच्छे रिजल्ट तो वैसे ही आ जाएंगे। सबसे पहली चीज, जल्दी सुबह उठना शुरू करें। जो हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि जल्दी उठो जल्दी उठो, मजाक नहीं करते थे, वो हंसने की बात हमें लगती थी बचपन में कि बस एक ही चीज बोलते हैं, जल्दी उठो सब चीज ठीक हो जाएगी, जल्दी उठो लाइफ सेट हो जाएगी। वो झूठ नहीं था। तो जल्दी उठना, सूर्योदय के टाइम पे आपको भी उठना है, सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना है, सूर्य के साइकिल में चलते रहना है, अच्छी लाइफ कट जाएगी। सेकंड चीज क्या कर सकते हैं, जो कि लाइफस्टाइल का ही पार्ट है, अपने रिलेशंस को अच्छा रखना है।
मदर फादर की रिस्पेक्ट करनी है, जब उनको जो हेल्प चाहिए वो हेल्प करनी है, उनके साथ रहना है, उनके लिए जो बन पड़े करना है, उन्हें आदर इज्जत देनी है। जो घर में मेड है, नौकर चाकर हैं, उन्हें इज्जत देनी है। जो आपके लिए दरवाज़ा खोल रहा है, जैसे गेट कीपर कोई है, न्यूज़पेपर वाला है, खाना बनाने वाली आंटी है, जोमेटो वाले भैया है, जो भी आ रहे हैं उन्हें आप पानी ऑफर करिए, उनकी रिस्पेक्ट करिए। और ये सारे सिर्फ आपसे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं हो सकते कि आपके घर कोई आ रहा है, कोई दूसरे तरह के लोग हो सकते हैं। रेस्टोरेंट में वेटर है, फ्लाइट में होस्टेस है, ये सब सर्विस इंडस्ट्री के लोग हैं। या कस्टमर केयर में जो कॉल करता है, कभी कभी उन्हें कितना डांट देते हैं उठा के फ़ोन, क्या बार बार कॉल कर रहा है, नहीं चाहिए तुम्हारा प्रोडक्ट, नहीं चाहिए, मेरे को कॉल मत करो। ऐसे नहीं करना है, आपको सब लोगों की रिस्पेक्ट करनी है। इसके बाद आता है सब रिश्तों की रिस्पेक्ट, मदर फादर ब्रदर सिस्टर, मैटरनल साइड ऑफ द फैमिली, पैटर्नल साइड ऑफ द फैमिली, सब चीज़ कुंडली से रिलेटेड। क्या आप अगर मैटरनल फैमिली से रिलेशन खराब करोगे, आपका मरकरी प्लैनेट अपने आप खराब हो जाए। तो हम अगर सिंपल सी रेमेडी दें कि आप अपनी ना मामा मामी मौसी से बात करना शुरू कर दीजिए, ये हम रेमेडी दे रहे हैं, तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा, यार ये कैसी रेमेडी है, इतनी सिंपल। हाँ, एस्ट्रोलॉजी बहुत सिंपल है, उसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है तो बहुत सिंपल। अपने रिश्ते आपके सारे आप ठीक कर लो, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सन आपके फादर होते हैं, फादर से रिलेशन ठीक कर लो, आपका सन प्लैनेट ठीक हो जाएगा। मदर से रिलेशन ठीक कर लो, मून ठीक हो जाएगा। सिबलिंग्स मैटरनल फैमिली से रिलेशंस ठीक कर लो, मर्करी ठीक हो जाएगा। स्पाउस को अच्छे से ट्रीट कर लो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को अच्छे से ट्रीट कर लो, आपका वीनस ठीक हो जाएगा। गरीब लोगों की सेवा कर लो, आपका सैटर्न ठीक हो जाएगा। भाइयों से रिलेशन अपना अच्छा कर लो, कजिन्स हैं या कोई आपके फ्रेंड्स हैं, ऑफिस की कलीग्स, आपका मार्स ठीक हो जाएगा। फ्रेंड्स को वैल्यू दे दो, आपका मार्स ठीक हो जाएगा। तो सारे तो प्लैनेट्स वही हो गए। सारे प्लैनेट्स को ठीक करना कैसे? सारे रिश्तों को ठीक कर लीजिए, सब लोगों से बना के रखिए और सबसे अच्छा व्यवहार करिए। बस यही रेमेडीज है, डेली लाइफ की रेमेडीज तो यही है। बाकी रेमेडी बहुत इंपॉर्टेंट एक होती है अपने खाने पीने पे वर्क करना। जिनकी आप ये देखेंगे कि जिनके पास बहुत ज़्यादा मेंटल पीस है, पैसे की तो बात नहीं करेंगे, मेंटल पीस उनके पास बहुत होगा। जिनका खाना ठीक होगा, टाइम पे खाना होगा, वो टीवी देखते देखते नहीं खाएंगे, वो बेड पे बैठ के नहीं खाएंगे, वो सुकून से खाएंगे, चलते फिरते नहीं खाएंगे, फ़ोन पे बात करते करते चिप्स का पैकेट नहीं खाएंगे। बहुत सारे लोगों की ऐसी हैबिट्स होती हैं कि ज़मीन पे बैठ के खाना है, मिट्टी के बर्तन से बैठ के खाना है, फ्रिज का पुराना 2-3 दिन पुराना, 4-5 दिन पुराना खाना नहीं खाना है। वो लोग ज़्यादा सुकून में आपको दिखेंगे। उसका एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न ये है कि फूड को प्लैनेट मून रिप्रेजेंट करता है, मेंटल पीस को भी प्लैनेट मून रिप्रेजेंट करता है। खाने को अगर आप ठीक रखेंगे तो मेंटल पीस आपका अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजी रेमेडीज हैं। उसके बाद प्लांटिंग ट्रीज, क्योंकि आप किसी को जीव दे रहे हो, किसी को लाइफ दे रहे हो, तो प्लांटिंग ट्रीज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपका डेली हैबिट हो जाएगा ना, डेली लाइफस्टाइल है। सूर्य के टाइम पे उठना है, फिर आपको लोगों से फ़ोन पे बात करनी है, अच्छे रिलेशंस रखने हैं, तमीज से सबसे बिहेव करना है, अच्छी तरीके से बात करनी है, प्लांट करने हैं, आपको ट्रीज प्लांट करने हैं, अपने घर में प्लांट्स रखने हैं, किसी से बुरा व्यवहार नहीं करना। हो गई आपकी रेमेडीज, के अलावा कुछ नहीं करना है। खाना खाओगे तो आपको संस्कार सिखाना है, अन्न संस्कार, तो अन्न संस्कार फॉलो करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें करेंगे तो वैसे ही आपको प्रॉब्लम्स पहली बात तो होगी ही नहीं, और होंगी तो आपको बहुत हल्की लगेंगी प्रॉब्लम्स को कभी कभी हम ही बड़ा बना देते। अगर हम ओवर टेंशन ले लेते हैं कि ये कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, हाथ पैर फूल जाते हैं। एक्चुअली वो प्रॉब्लम बहुत छोटी सी होती है, हमारे माइंड में होती है सिर्फ वो प्रॉब्लम एक्चुअल में उतनी बड़ी होती भी नहीं है। और आप बहुत बार ये चीज़ देखेंगे कि जिनको हम अर्जेंट मैटर समझते हैं, अगर 2 दिन रुक जाओ ना, वो इतनी अर्जेंट मामला होता नहीं है। आप ये देखिए कि आज से 10 साल पहले आपको जो लोग मैटर करते थे, क्या वो आज करते हैं? नहीं। एवरीथिंग इज टेम्पररी। तो वो चीज़ें उतना ज़्यादा कोई आपको इंसान उतना तंग नहीं करेगा। आज के दिन वो तंग कर रहा है, बल्कि आज से 1 हफ्ते बाद आप उससे बात कर लीजिए, मामला एकदम उसकी टोनैलिटी और वॉइस ही चेंज हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम को तो हम बड़ा बना देते हैं। तो रेमेडीज जो है वो डेली लाइफ है। एस्ट्रोलॉजी इज अ डेली लाइफ, इट्स अ लाइफस्टाइल, इट्स अ लाइफस्टाइल। कितने दिन हम देखते हैं हफ्ते हफ्ते घरों में झाड़ू नहीं लगती है, एक तरफ पूजा हो रही है, एक तरफ आपका चिकन बन रहा है किचन में, एक तरफ आप पूजा करके आ रहे हो, एक तरफ आप फोन पे बात कर रहे हो, वे आप शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हो, साथ के साथ अपनी सास की बुराई कर रहे हो पड़ोसी से।
तो ये तो आपकी बैड हैबिट्स हो गई ना। फिर प्लैनेट्स को तो हम दोष नहीं दे सकते, कुंडली को तो दोष नहीं दे सकते, आपकी हैबिट्स कैसी वो मैटर करता है। इसीलिए हम कार्मिक डेट पढ़ते हैं ना। हम जब मैं कुंडली का एनालिसिस करती हूँ तो कर्म को देखती हूँ, आपके कर्म कैसे हैं, उस पर बेस होगा कि आपका रिजल्ट कैसा है। सैटर्न तो आपको वही रिजल्ट देगा जैसे आपके कर्म है। तो ये सारी चीजें तो फ्री विल में आपकी आ गई ना कि आपके किस तरह के कर्म है, क्या चीज आपको करनी है, क्या चीज आपको नहीं करनी है। तो रेमेडीज के अंदर यही आता है कि आप सूर्य उदय के टाइम पे उठें, अपने खाने पीने पे ध्यान दें, प्लांट्स लगाइए और रिलेशन सबके साथ ठीक करिए, अपने आप आपके सारे ग्रहों की रेमेडी हो जाएगी। ऑलराइट मैम, बोला जाता है कि शादी करने से पहले लड़के और लड़की की कुंडली मैच करानी चाहिए, गुड़ मिलाने चाहिए, तो इसके पीछे क्या लॉजिक होता है? जिस तरह से हम अपनी कुंडली को एक गाइडिंग साइंस की तरह लेते हैं, उसलिए हम मैच मेकिंग को भी गाइडिंग साइंस की तरह ले सकते हैं। कुंडली मैच करके हमें लगता है कि हम अपनी डेस्टिनी को अपने हाथ में कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि जिससे शादी होनी है उसी से शादी होगी। और ये बाय चांस की बात होती है, और इत्तेफाक में भी इत्तेफाक नहीं होता है हर बार। इत्तेफाक इज ऑल्सो प्लान्ड इत्तेफाक। यही तो ज्योतिष की खासियत है कि आपको लगता है कि आपके हाथ में सब चीज है, आपकी कंट्रोल में सब चीज है, लेकिन है नहीं। हमने कुंडली मिलाई, हमें लड़का पसंद आया, हमने उससे शादी कर ली। अब हमें लग रहा है कि हमने अपनी चॉइस से की है, भाई हमने कुंडली मिलाई थी, मिली है तभी हमने शादी की है, ऐसा नहीं है। वो कुंडली मिलनी थी, वो कुंडली इस तरह से मिलनी थी कि आपको यही लड़का पसंद आना था और इसी से आपकी शादी होनी थी, ये लिखा हुआ था। इसका रिवर्स भी होता है कि कुंडली मिलनी थी, उसमें आपकी शादी उससे लिखी हुई नहीं थी, इसीलिए आपकी उससे शादी लिखी हुई नहीं हुई। अब चाहे इंसान जैसा भी हो सकता है कि जिससे कुंडली मिली उससे मिलनी थी, शादी हुई, वो अच्छी मैरिज नहीं हुई, मैरिज स्पॉइल हो गई आपकी। क्यों? क्योंकि वो भी लिखा था कि इस तरीके के कर्म आपने पास्ट लाइफ में किए हैं, इसीलिए आपकी इस लाइफ में मैरिज स्पॉइल होगी, और खुद आप स्पॉइल करेंगी अपनी मैरिज को। आप कुंडली मिलाने जाओगे, आपको लड़का वही पसंद आएगा जिससे आपकी मैरिज स्पॉइल होने वाली है, क्योंकि वो लिखा हुआ है ना। तो बाय चांस वही पसंद आएगा, उसी से शादी होगी, वो उसी से सब चीज होगी, उससे आपको मैरिज का फल मिलेगा, अच्छा या बुरा, लेकिन देने वाला वही है जो डेस्टिन्ड है। वो आपको लग रहा है कि आप कुंडली मैच करके चूज कर रहे हैं, तो कुंडली मैचिंग से आपको बदल कुछ नहीं पाते हो, इट्स अ गाइडेंस। आपको पता चलता है कि आपको कहाँ पे वर्क करना है। क्या अगर लिखा हुआ है कि आपको ऐसा हस्बैंड मिलेगा जो कि आपको उतने अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा, तो इन दैट केस यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड यू हैव टू नो कि क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि कुंडली में बहुत बार पता चलता है आपका ऐसा हस्बैंड होगा जो बहुत ईगोइस्टिक होगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा कि आप उससे सवालात करें कि तुम कहाँ गए थे, तुम किसके साथ गए थे, क्या खाया, क्या किया। तो वो चीज आपको ऑलरेडी डेस्टिन्ड होती है कि इस तरह से आपको पार्टनर मिलने वाला है ऑलरेडी। तो इन दैट केस आपने क्या किया, आपको पता चल गया कि ऐसा पार्टनर है, तो आपने ऑलरेडी ये चीजें जान ली। अब आप शादी के बाद उससे नहीं पूछोगे कि तुम कहाँ गए थे, क्या किया था, क्या खाया था, बिकॉज यू नो दैट दिस गोना ट्रिगर हिम। दिस इज द ब्यूटी कि यू नो थिंग्स एंड देन यू वर्क अकॉर्डिंगली। अब ऐसे वर्क नहीं करेंगे, उससे 4 सवाल करेंगे, वो वैसे ही गुस्सा हो जाएगा, वैसे ही रूठ जाएगा, लड़ाइयाँ वैसे ही शुरू हो जाएंगी। तो दिस इज द ट्रिक ऑफ इट कि आपको ये चीजें पहले से पता चल गई, बट दैट डजंट मीन कि आप उसको चेंज कर पा रहे हैं या आप उसकी ये हैबिट को बदल पाएंगे, क्योंकि वो लिखा हुआ है, हैबिट उसकी लिखी हुई है, दैट इज इन हिज कुंडली। लेकिन मैरिज आपकी लिखी हुई है कि मैरिज आपकी इसी इंसान से होगी, इसी तरीके से होगी। हाउ यू डील विद इट इज दैट इज योर फ्री विल। व्हाट इज योर फ्री विल? योर फ्री विल इज द रिएक्शन टू द प्री डेस्टिन्ड एक्शंस, कि हाँ ये चीज होने वाली है, शादी आपकी ऐसे ही इंसान से होने वाली है। अब आप क्या करते हो, आप इस चीज को कैसे डील करते हो, ये आपका फ्री विल है। तो कुंडली जब हमने मैच की, उसके अंदर कुछ हेडर्स होते हैं कि हाँ हम ये चीजें देखते हैं, हम फिजिकल रिलेशनशिप देखते हैं, हम मेंटल कंपैटिबिलिटी देखते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो सारे जो गुण मिलान का जो कॉन्सेप्ट है, गुण मिलान से आगे है कुंडली मैचिंग। खाली पॉइंट बेस्ड कुंडली मैचिंग नहीं है, उसके बाद हमें कंपैटिबिलिटीज, इमोशनल कंपैटिबिलिटी, फिजिकल कंपैटिबिलिटी भी देखनी पड़ती है, और उसके बाद जाके दोनों चार्ट्स को मैच करना पड़ता है, पर्सनल चार्ट भी देखना पड़ता है। बहुत सारे ये जो सवाल है कि हाँ कुंडली मैचिंग होती है फिर भी लोगों के डिवोर्स हो जाते हैं, या कुंडली मैचिंग करवाई फिर भी लोग साथ में नहीं रह पाए, उसका क्या रीजन है? कुंडली मैच हो गई, बहुत अच्छी मैच हुई, आज की डेट में वो डाइवोर्स्ड है। क्यों? क्योंकि उनकी पर्सनल कुंडली में डाइवोर्स था। अगर कुंडली में ही डाइवोर्स है तो आपकी किसी से भी शादी हो, डाइवोर्स ही होगा।
क्योंकि वो तो आपका डेस्टिनी है ना, उसमें दूसरे का क्या दोष, वो तो आपकी ही डेस्टिनी है। अगर आपकी डेस्टिनी की मैरिज बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी चलेगी, तो लड़का कैसा भी हो, लड़की कैसी भी हो, अच्छी मैरिज चलने ही वाली है, वो आपका लिखा हुआ है। तो कुंडली में क्यों डाइवोर्स हुआ जबकि कुंडली मैचिंग हुई थी? बिकॉज पर्सनल कुंडली का कंसल्टेशन नहीं लिया, सिर्फ कुंडली मैचिंग कंसल्टेशन लिया है। कुंडली मैचिंग में हम 2 कुंडलियों को देखेंगे, हम देखेंगे भाई इनका कैसा जम रहा है, कैसे पॉइंट्स हैं, कैसी अंडरस्टैंडिंग है, आगे कैसे रहेगा, कोई रेमेडी है, कोई दोष है, वो सब सॉल्व हो गया। दैट इज अ कुंडली मैचिंग। लेकिन आपके पर्सनल कुंडली में तो था ना डाइवोर्स, तो वो कैसे हट जाएगा? इसीलिए वो चीज 2 कंसल्टेशन लेनी होती है, पर्सनल और कुंडली मैचिंग, दोनों चीजें देखनी होती है। पर्सनल हॉरोस्कोप देखना है और जिससे शादी हो रही है उन दोनों के हॉरोस्कोप्स को भी आपस में देखना है, तब हमें पता चलेगा कि इनकी शादी टिकेगी या कैसी चलेगी। तो कुंडली मैचिंग कॉन्सेप्ट है और ठीक है, लेकिन सिर्फ गुण मिलान पे ही वो रुका हुआ नहीं है, इसके बियॉन्ड चीजें भी देखनी जरूरी होती हैं। प्लस एक चीज ये भी होती है कि इसको एक एज अ गाइडेंस यूज करना है कि जैसी आपकी मैरिड लाइफ है ऑलरेडी, वैसे ही आपको काम करने हैं, उसके हिसाब से आपको चलना है। दिस इज हाउ इट्स यूज्ड। ऑलराइट मैम, तो आप आजकल की युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहेंगी द मृदुल सचान शो के जरिए? आज की युवा पीढ़ी को मैं जरूर बोलना चाहती हूँ कि जो हमारे जनरेशन से पहले की जनरेशन, उनकी पहले की जनरेशन करती आई है, उसको नकारे नहीं, अपने जो रूट्स हैं उन्हें छोड़े नहीं, और वही आपके लिए रेमेडी का काम करेगी, बिलीव मी और नॉट। क्योंकि जैसे हमारी जो दादी रानी होती थी, उठती थी, सुबह उठ के झाड़ू लगाती थी, खाने से पहले पूजा करती थी, जमीन पे पैर रखने से पहले जमीन को पूजती थी, एक कम से कम बस एक उसको माथे से लगाती थी, ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए कि थैंक यू, मुझे लाइफ आपने दी, एक और दिन मुझे इस लाइफ में आपने दिया, इस चीज़ का शुक्रिया करते हुए हम दिन को स्टार्ट करते थे। फिर सूर्य को अर्घ चढ़ाती थी, उस समय पे उठती थी, सूर्योदय के समय पे उठती थी, खाना की पूजा करती थी, मिट्टी के बर्तन से खाना खाती थी, फ्रिज उस टाइम पे नहीं होते थे तो रूम टेम्परेचर का खाना, रूम टेम्परेचर का पानी पीते थे, सिंपल लाइफस्टाइल को फॉलो करते थे, मोबाइल में बहुत ज़्यादा नहीं लगे रहते थे, मोबाइल उस टाइम पे होते भी नहीं थे। तो उससे क्या होता है कि जब हम मोबाइल में बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं, दूसरे लोग हमें इम्पैक्ट बहुत करने लगते हैं, और प्लस अगर हमने उसको इधर उधर उल्टी फुल्टी तरीके से शुरू किया, क्योंकि आजकल मोबाइल के अंदर ही पेटीएम ऐप है, मोबाइल के अंदर बैंक एप्लीकेशंस हैं, सारी चीज़ें मोबाइल से, तो मोबाइल अगर हम गलत सलत, बहुत लोग मोबाइल को टॉयलेट के अंदर भी ले जाते हैं, बहुत लोग मोबाइल को ऐसी ऐसी जगह लेके चले जाते हैं जहाँ नहीं भी ले जाना चाहिए, या उस पर लगे ही रहते हैं, दूसरे आदमी को फोकस नहीं कर देते, उसको अटेंशन नहीं देते, किसी से बात करते करते मोबाइल में लगे रहते। तो ये सब चीज़ें भी ठीक नहीं रहती हैं। जो जनरेशन्स फॉलो करती आई हैं, सही टाइम पे उठना, सही आहार खाना, सही तरीके से सब लोग से बना के रखना, वो सारी चीज़ों को नकारे नहीं और उनको फॉलो करते रहें। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एस्ट्रोलॉजी को एक गाइडेंस की तरह से ले, ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़ हम अपने हाथ में नहीं रख सकते हैं। डेफिनेटली एवरीथिंग इज डेस्टिन्ड, लेकिन हमारे हाथ में जो डेस्टिन्ड चीज़ है उसका रिएक्शन ज़रूर है। तो ये जो चीज़ है इसके ऊपर वर्क करना है। और आज की पीढ़ी जो है, सिंपल कुछ चीज़ें हैं कि रिलेशंस को ज़रूर वो रिस्पेक्ट करें, रिलेशंस को वो टाइम दें, और इससे भी ज़रूरी बात है अपने आप को टाइम दें। क्योंकि मैंने जो चीज़, मैं इतने सारे दिन के 5-6 कंसल्टेशन में ये देखती हूँ, और वैसे भी मैं ये बहुत एक्सपीरियंस देखती हूँ कि क्या होता है कि लोगों को ना अपने आप पे उतना भरोसा नहीं है, सेल्फ वर्क की कमी है। थेरेपी लेते हैं तो थेरेपी में भी सेल्फ वर्क सिखाया जाता है, सबसे पहले सेल्फ केयर, अपने बारे में, अपने कॉन्फिडेंस के बारे में। तो लोगों को ये ज़रूर सीखना चाहिए कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमें क्या लाइफ में करना है, और अपने ऊपर ध्यान दें, इन द सेंस कि सेल्फ सेंटर्ड नहीं हो जाएं, लेकिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें। जब सेल्फ वर्क करेंगे तो दूसरों की चीज़ें हमें उतनी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेंगी, मेंटल हालत हमारी काफ़ी ठीक रहेगी। मेंटल हालत ठीक रहेगी तो हम बुरे से बुरी सिचुएशन को ठीक तरह से टैकल कर पाएंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो युवा पीढ़ी को ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि सेल्फ वर्क इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, और अपने ऊपर काम करें, अपना विश्वास ज़रूर रखें, रिलेशन सब लोग से ठीक रखें। इसी में फिर बहुत सारी हेल्प इसी के थ्रू हो जाती है। लाइक यू स्टॉप जंपिंग ऑन टू कंक्लूजन्स। जब आप चीज़ों को समझने लगते हैं, पेशेंस रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसी से बाहर निकल के आती हैं। तो
टू बिगिन विथ ये सारी चीजें अगर वो करे, सभी लोग करें, युवा भी और सभी लोग, मतलब सब लोग को ही, हम सभी लोगों को ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो हम इससे लाइफ बेहतर बना सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी से डरने की बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी सेल्फ लिबरेटिंग चीज और लोगों को लिबरेट करने के लिए बनाया गया। जिस दिन इससे डर लगने लगे, मतलब आप गलत इंसान के पास, गलत फील्ड में आप चले गए हो। तो डरना नहीं चाहिए आपको। ये एक बार समझ में आ जाएगा कि क्या चीज है, तो आपको उस हिसाब से आप वर्क करोगे, तो आप अपनी कुंडली के जो मैक्सिमम पॉजिटिव रिजल्ट है ना, उन्हें आप टैप कर सकते हो। मैक्सिमम पॉजिटिव, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि कोई अगर बाहर, अगर उसकी कुंडली में लिखा है कि बाहर जाना है, वो इंडिया में ही रह रहा है, अपने देश में रह रहा है, तो वो क्या करता है कि वो अपने जो उसकी कुंडली में जितना ज्यादा था ना, वो उसको सब चीज को टैप नहीं कर पाया, इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं ले पाया। वो 80% तक ले पाया, 100% तक नहीं ले पाया, या वो 20% तक ले पाया, 80% तो नहीं ले पाया। तो इस तरह से जब हम समझ जाते हैं कि हमारी तरफ से प्लान्स हमें क्या करवाना चाहते हैं, क्या गलती हमें नहीं करनी है, क्या हमें और अच्छा करना है, तो लाइफ अपने आप बहुत सिंपल हो जाती है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, वेरी वेरी सिंपल थिंग। इसे कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करना है, जोडियाक सन साइंस वगैरह जो होते हैं वो सब फॉलो नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमेशा अपनी जो कुंडली होती है वो लगन के हिसाब से, यानी असेंडेंट और मून साइन के हिसाब से, यानी चंद्र राशि के हिसाब से ही देखनी चाहिए। तो बस इस तरह से कुछ डेली लाइफस्टाइल की कुछ हैबिट्स हैं, वो सारी इनकलकेट करें, लोगों को रिस्पेक्ट दें, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें, सही दिशा में आप अपने आप ही चले जाएंगे और आपकी जो प्रॉब्लम है वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। बिकॉज दीज इनडायरेक्टली आर योर रेमेडीज इटसेल्फ, दीज आर द रेमेडीज इटसेल्फ। इसके बाद कुछ और रेमेडी करने की आपको शायद जरूरत भी ना पड़े। ऑल राइट, थैंक यू सो मच मैम, टाइम देने के लिए और इतनी सारी इंसाइटफुल चीज़ें शेयर करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत कुछ नया जानने को मिला आपसे। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे मौका दिया, मुझे चांस दिया, और हमने इतनी सारी टॉपिक्स के ऊपर वेरिड बातें की। तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने क्लियर की, हमने प्लैनेट्स को समझा, हमने किस्मत को समझा, हमने भाग्य कर्म की बात की, हमने प्लैनेट्स की, ज़ोडिएक साइंस की बात की, न्यूमरोलॉजी की बात की। तो बहुत अच्छा लगा ये सारी चीज़ें डिस्कस करके। सही नॉलेज सही इंसान तक पहुंचनी ज़रूरी होती है, और सबसे अच्छा है कि हम अगर इसके थ्रू किसी की हेल्प कर सकें, कोई मुसीबत में उसको बाहर निकाल सके, किसी की ज़िंदगी संवार सके, थोड़ी सी भी। ऑफकोर्स हम तो बस एक छोटा सा पार्ट लोगों की लाइफ में प्ले कर रहे हैं। करना तो लोगों को 0.01% भी अगर हम चेंज ला सकें, या लोग इन्फ्लुएंस हो सके इस चीज़ से, लाइफ में अपने आप अपनी लाइफ में कुछ बदलाव लाने के लिए उत्साहित हो सके, तो बहुत अच्छा रहेगा कि हम अगर लोगों को थोड़ा भी प्रोत्साहन दे सकें। कोई लोग होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उनको अपने कोई सोल्यूशन नहीं मिलती, कोई राह नहीं मिलती, तो ऐसे में कुछ भी अगर हम मोटिवेशन लोगों तक पहुंचा सकें, तो ये बहुत बड़ा एक उनकी लाइफ में योगदान होगा। हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि हम इतना कुछ किसी के लिए कर पाए। तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये मौका दिया यहाँ पे आने का, बात करने का, मुझे अपना टाइम दिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आप सभी को भी थैंक यू इस एपिसोड को पूरा सुनने के लिए। ऐसे ही और इंसाइटफुल और इन्फॉर्मेटिव एपिसोड्स के लिए द मृदु सचार शो को फॉलो और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे एक नए एपिसोड के साथ।